हेलो एवरीवन। तो हम प्रीलिम्स 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हमने अभी तक फर्स्ट से लेके 40 क्वेश्चंस तक देख लिए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लो, फिर यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूशन है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक सॉल्व कर रहे थे और हमने उस अभी तक फर्स्ट से लेके 40 क्वेश्चंस तक देख लिए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लो, फिर यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूशन है और आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 41 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भावभूति हस्तिमला एंड श्वेतमेश्वरा वर फेमस। तो यहाँ पे आपको ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा गैस वर्क का यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान से करना। और जो इतने ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे गैस वर्क नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने ये जो टर्म्स है ये मोस्टली आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन हम सब लोग टेम्पल आर्किटेक्ट्स तो पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और अगर आपने टेम्पल आर्किटेक्ट्स डिटेल में पढ़ा है तो आप इसको तो एलिमिनेट कर पाओगे। आपको पता है कि ऐसा कोई टेम्पल आर्किटेक्चर तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। नाउ यहाँ पे अब ये जो प्ले राइट्स है, जैन मॉन्क्स है एंड फिलोसफर्स है। तो अगर आपने फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पढ़ा है, फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल्सो इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो अगर आपने पढ़ा तो आप ये भी एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा इन दोनों ऑप्शंस में, और यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी है, तो आप ले सकते हो। तो इसका वैसे तो करेक्ट आंसर इज बी, दीज आर नेम्स ऑफ प्ले राइट्स। तो अगर यहाँ पे आपने 50-50 में कर दिया दोनों में से कोई भी, तो आपका ठीक होने के हाई चांसेस है। तो इसीलिए कोई भी कर दो, टिक मार दो जब आप 50-50 तक पहुँच जाते हो। तो नाउ यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है दिया है यूपीएससी ने, भावभूति हस्तिमला और ये सारे, तो इनके ना इनको आपको याद कर लेना है, ताकि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में वो यूपीएससी इसको क्या पता ऑप्शन के तौर पे दे दे। तो यूपीएससी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें रिपीट करती है, तो इसीलिए ये अब यहाँ से आप याद कर लो कि ये सारे नेम्स है ऑफ प्ले राइट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। यहाँ पे सबसे पहले ये देखना क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो 1990 का रिफॉर्म्स आया था, पहली बात तो ये जो जितने भी एक्ट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ करो या ना करो, हिस्ट्री में ये तो कर ही लेना, क्योंकि ये हर बार कोई ना एक क्वेश्चन आता है, या फिर एवरी ऑल्टरनेट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर सोचो आपने नहीं भी किया है, या फिर आपको नहीं भी पता इतना डिटेल में कि इस एक्ट में था कि नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इंटेलिजेंटली इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिश थे वो तो खुद ही अपनी कंट्री में राइट्स नहीं दे रहे थे वुमेन को, तो वो वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे थे, तो इंडिया में क्या देंगे। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो सारे मेंस को भी वोटिंग राइट नहीं थे इंडिया में, तो वुमेन्स को कहाँ से होंगे। ठीक है, तो ये सारी ऐसे करके आप इस ऑप्शन को, एकदम ही ये गलत ऑप्शन है, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये तो गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया, 2 बच गए। इसके बाद 50-50 चांस है। और अगर तो आपने ये एक्ट्स पढ़े हैं तब तो अच्छा है, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर, ये करेक्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसने बहुत सारे लोगों को रिजर्व सीट्स दी थी, SC ST, फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को दी थी उसने, तो इसीलिए, और वुमेन्स को भी दी थी। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है और इसका यही आंसर है। तो इसीलिए ये एक्ट्स आपको पता होने चाहिए, भले ही ज़्यादा डिटेल में ना पता हो, लेकिन पता होना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, और डिटेल में पता होना भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डेट याद भी नहीं है तो आपको अगर ईयर याद है तो भी आप सॉल्व कर लोगे इसको। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ पता चलती है कि मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर कोई भी जो भी हिस्ट्री है, एंशिएंट हो मिडाइवल हो, उसमें टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको टाइमलाइन पता होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो ये 8 अगस्त बहुत फेमस डे है मॉडर्न हिस्ट्री में। और अगर नहीं याद है आपको 8 अगस्त, तो अगर आपको 1942 भी याद है या फिर उसके आसपास क्या चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में तो भी याद है, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसका सीधा सा आंसर तो ये है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय AICC। और अगर नहीं पता है तो आप इन सब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे और आप ये आराम से कर पाओगे सॉल्व। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइमलाइन पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया था, और ऐसे क्वेश्चंस जो एकदम फैक्चुअल होते हैं या अगर आपको नहीं आते एकदम श्योर शॉट तो इनको अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके गलत होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे कुछ गैस वर्क नहीं लगेगा। इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन अगर यहाँ पे आप गैस वर्क भी लगाने जाओगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि आप गलत कर दोगे, क्योंकि ये ऑप्शन तो आप सोचोगे ही नहीं। क्योंकि हम लोग गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ते हैं बट ये कभी नहीं पढ़ते हम लोग। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने तो इतना सारा पढ़ा है बट ये तो पढ़ा नहीं, तो ये तो रॉन्ग ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए और यही उसका आंसर है। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस एकदम फैक्चुअल होते हैं वहाँ पे गैस वर्क नहीं लगाना चाहिए, वो गलत हो जाते हैं। फिर तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मिडाइवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। तो यहाँ पे से आपको एक चीज़ ये सीखना है कि UPSC एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे बहुत ध्यान देता है। कोई भी डायनेस्टी हो, विजयनगर एम्पायर हो, अशोका हो, मुगल्स हो, कोई भी हो, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे UPSC बहुत ध्यान देता है और उससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तो ये भी उसी का ही एक पार्ट है। और अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना फिर इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा एलिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा A, क्योंकि सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा होता है परगना, देन सरकार, देन सूबा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बीथुन फीमेल स्कूल। ठीक है, तो ये जो है बीथुन फीमेल स्कूल, ये किसमें, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। तो आपको इसीलिए स्पेक्ट्रम और जो बेसिक बुक्स हैं जो सब लोग सजेस्ट करते हैं उन बुक्स को बहुत अच्छे से करना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आपने ये बीथुन फीमेल स्कूल के बारे में पढ़ा होगा तो आप ये आराम से कर पाओगे कि इसका आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। और तो कोई तरीका नहीं है, और इसमें कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगेगी नहीं, ट्राई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिलोन आर रिमेंबर्ड एज। तो ये सारे जो नेम्स हैं आपको अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एलिमिनेशन लग सकता है, बट ये भी सीधा स्पेक्ट्रम में है। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अब स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट आप स्पेक्ट्रम अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर पाते हो और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपने स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऐसा नाम तो कहीं आता ही नहीं है, तो ये आप सीधा एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, नाउ मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये भी आपको पता रहेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें ऐसे वो बहुत ही फेमस उनके नेम्स थे, तो ये भी नहीं है। और मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग में ही है।
तो ये भी नहीं है। तो ये सीधा इसका आंसर है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, और अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो उसमें तो सीधा ही दिया हुआ है ये। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ो, जो बेसिक बुक्स है उनको अच्छे से पढ़ो। नाउ 48 पे जाते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ 19 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना क्या करेक्ट है। द निज़ामत ऑफ आरकोट emerged out of Hyderabad state. Next, the Mysore kingdom emerged out of Vijayanagar empire. Rohila Khand kingdom was formed out of territories occupied by Ahmad Shah Durrani. तो अब ना यहाँ पे भी ना ज़्यादा कुछ एलिमिनेशन लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल है। तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये वैसे भी आपको पता होगा अगर आपने, क्योंकि विजयनगर एम्पायर तो यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मिडिवल हिस्ट्री से ये तो पढ़ ही लेना। तो विजयनगर एम्पायर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा मैसूर किंगडम के बारे में, कि जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होता है तब ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो कि कैसे डिक्लाइन होता है, फिर कैसे कौन कौन से किंगडम्स आते हैं। तो इसीलिए आपको ये तो वैसे भी पता ही होगा, और ये दोनों में थोड़ा डाउट हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 है जिसमें ऑप्शन 2 है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कम चांस है, बट लेना है तो ले सकते हो। और ऐसे तो इसमें कुछ एलिमिनेशन लगेगा नहीं। तो नेक्स्ट पे जाते हैं 49 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ना यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि जो केव्स है या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल प्लेसेस हैं, साइट्स हैं, उनको ना थोड़ा अच्छे से करना है, और जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पे इन लोग ने कुछ स्टेटमेंट्स दिया, आपसे क्या बोला है कि क्या करेक्ट है। अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा, ये किसी को भी पता है कि चंबल कहाँ पे और सांची स्तूपा कहाँ पे है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है तो आप ये बता पाओगे कि ये गलत है। नाउ पांडुलेना केव श्राइन लाइज इन गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा लाइज इन गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, बाकी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इतना कुछ इसमें एलिमिनेशन किया नहीं जा सकता, क्योंकि अमरावती और गोदावरी भी थोड़ा रिलेटेड लगता है। अब पांडुलेना केव्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, तो उस हिसाब से आप कुछ कर पाओगे इसका। तो इसमें इतना कुछ एलिमिनेशन लगेगा नहीं। इसका आंसर ये है, 49 का आंसर ए है, अजंता केव्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ वारगोरा रिवर। तो ये अब आप नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लो कि बाई चांस कभी जैसे आता है मैच द फॉलोइंग, यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में, तो उसमें वो क्या पता है अजंता के सामने कोई और रिवर दे दे, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे यहाँ से। तो इसीलिए PYQs को बहुत अच्छे से करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये जो बाकी जगह हैं, जैसे सांची स्तूपा है, तो इसका पढ़ लो कि इसके साथ कौन सी रिवर, इसके वो कहाँ पे, इसके साइड से कौन सी रिवर फ्लो करती है, या फिर इसके आसपास कौन सी रिवर है। देन इस केव का पढ़ लो, इस केव का पढ़ लो। तो ऐसे करके आप बहुत सारा पढ़ाई तो PYQ से ही कर सकते हो। और ये जो होगी ना पढ़ाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें से ना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि रिपीट हो जाए या फिर उसमें से क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए PYQs को एकदम पूरा 360 डिग्री पढ़ना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 21st February is declared to be International Mother Language Day by UNICEF. नाउ यहाँ पे आपको करेक्ट पूछा है, वो ध्यान रखना। द डिमांड दैट बंगला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वॉज रेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये मेरे को भी नहीं आता था, ये मुझे लगता है किसी को भी नहीं आता हो, क्योंकि कोई इतना पढ़ता नहीं है, ऐसा किसी करंट अफेयर्स में नहीं था। बट इसको आप आराम से एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो। तो आप इसको कैसे कर सकते हो कि 21st February इज़ डिक्लेयर टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 21st February को मदर लैंग्वेज डे होता है, और दूसरा कि ये यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया। तो अब ना यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब कोई भी स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स हैं, इसमें ये देखो ये डेट, ये यूपीएससी के लिए बहुत ईजी है डेट चेंज करना। यहाँ पे कुछ और भी डेट हो सकती है, यूपीएससी उसको बहुत आराम से चेंज कर सकती है ना। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत ईजी है टू चेंज दिस डेट और ऑल्सो दिस फैक्ट। तो ये दोनों चीज़ें ना, इनकी गलत होने की हाई प्रोबेबिलिटी है।
तो अगर भले ही ये करेक्ट डेट भी करेक्ट हो गया, तो ये जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ के बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको पता, तो आपको पता होगा ये चाइल्ड राइट से रिलेटेड चीज़ें करता है, एजुकेशन, चिल्ड्रन, उन सब से रिलेटेड चीज़ें करता है। तो ये मदर लैंग्वेज डे क्यों डिक्लेयर करेगा? ये मोस्टली यूनेस्को ऐसी चीज़ें करता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, लैंग्वेजेस, ऐसी चीज़ें यूनेस्को करता है। तो ये ना यूपीएससी के लिए यहाँ पे बहुत आसान है कि वो यूनेस्को को चेंज करके यूनिसेफ लिख दे। तो इसीलिए आप ऐसा अगर सोचते हो, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो ये आप इसको आराम से एलिमिनेट कर पाओगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ से आपको ये सीखना है कि जब दो फैक्ट होते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है उस स्टेटमेंट के गलत होने की, क्योंकि कोई भी अगर एक फैक्ट गलत हुआ तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो इसीलिए ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, नाउ अब जब हम इस स्टेटमेंट पे जाते हैं, the demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in Constituent Assembly of Pakistan। तो अब यहाँ पे देखो, ये पाकिस्तान बोला है, तो लोग सोचेंगे कि ये तो बांग्लादेश की असेंबली में रेस करना चाहिए ना, पाकिस्तान में क्यों किया? बट आपको अगर थोड़ा सा भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री पता है, तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एक ही कंट्री था। तो वहाँ पे अब होता क्या है कि जब बांग्लादेश बना ही इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान उसको वैल्यू नहीं दे रहा था, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, और ये उनका वन ऑफ द रीज़न भी था। वो लोग बांग्ला स्पीकिंग है, तो वो लोग चाहते थे कि बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, बट ऐसा वो लोग पाकिस्तान वाले ये सब सपोर्ट नहीं करते। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जो विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। तो अगर जो आपको पता है तो ये ठीक है, वरना वैसे भी आप इसमें थोड़ा बहुत ऐसा दिमाग लगा के आप कर सकते हो कि हाँ, दिस स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस स्टेटमेंट का करेक्ट होने के लिए। ऑल्सो आपको ये एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश इज़ नोन फॉर इट्स लैंग्वेज का, जो उनका लव फॉर देयर लैंग्वेज जो है बांग्लादेश में, वो बहुत ही फेमस है। तो इसलिए ये चीज़, इसके करेक्ट होने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आपने फर्स्ट तो एलिमिनेट कर ही दिया है, फर्स्ट ये एलिमिनेट कर दिया। अगर यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट हो रहा है, तो भी आपको चांस लेना चाहिए, क्योंकि आप 50-50 ऑप्शन पे हो। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर आप श्योर नहीं हो, तो भी इस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के 70% चांसेस है। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से ऐसा आप सोच के इस ऑप्शन को मार्क अगर करते हो, तो आप करेक्ट होगे, इसका यही आंसर है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करो, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।